नमस्कार जी। प्रारंभ करते हैं आज का जल्दाराम का क्वेरी सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन। तो सबसे पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जिनको भी किसी तरह का डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना है, एक बार प्लीज़ आप लोग हैंड राइज कर दीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। जी अरुण जी, आपने हैंड राइज किया है, जी बताइए। हाँ, नमस्ते नमस्ते सर जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, आपका जो ब्रेक रहता है, जब हम लोग ट्रीटमेंट देते तो थोड़े आपका वीडियोस में 90 सेकेंड्स का ब्रेक लिखा था, तो हमको कैसा पता चलेगा कि किस फॉर्मूला के बीच में या किस प्रैक्टिकल पॉइंट्स के बीच में हमको कितना ब्रेक देना पड़ता है? ओके, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये सभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। जनरली देखिए, जब हम लोग न्यूरोथेरेपी के कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं कार्ड के ऊपर, तो जैसे पहला फॉर्मूला हमने लिखा तो उसके पहले नंबरिंग देते हैं रोमन लेटर में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो पहला फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट करने के बाद दूसरा फॉर्मूला जब हमें देना है तो उसके बीच में हम 90 सेकंड का गैप देते हैं। जब भी नंबर 1 से नंबर 2 में स्विच करना है तो बीच में 90 सेकंड अर्थात 1.5 मिनट का गैप देना है। ठीक है? ठीक है सर। इसके अलावा कुछ कुछ जगह ऐसा आता है जहां एक ही चीज को हमें बार बार, 2 बार, 3 बार रिपीट करना पड़ता है, 6 बार रिपीट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, 6 ADR मल्टीप्लाइड 3 लिखा हुआ है, या 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6 लिखा हुआ है। तो ऐसे केसेस में आप दोनों चीज कर सकते हैं, या तो 90 सेकंड का गैप भी दे सकते हैं, और अगर काफी लंबा ट्रीटमेंट है तो वहां पे आप 30 सेकंड का भी गैप दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, 30 सेकंड का गैप वहीं यूज करें जहां पे एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है? ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अभी अगर भाई, अगर हम लोगों ने उसका गैप नहीं दिया तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है सर? गलती से नहीं किया तो उसका क्या होता है सर? कोई पेशेंट के ऊपर साइड इफेक्ट रहता है, या वो जो उसका इफेक्ट होना चाहिए होता नहीं है ठीक से? नहीं, देखो, ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जो इफेक्ट होना है वो नहीं होगा और कुछ दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक फॉर्मूला है न्यूरोथेरेपी का, जे ए हेपरिन। जे हेपरिन और ए हेपरिन को मिला के बनाया गया है जे ए हेपरिन। इसमें क्या आता है? 4 पारा, 8 पेन, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली, 2 एसिड, 4 चेस्ट ओनली। इसमें 6 पॉइंट आते हैं: पैरा, पैन, लीवर, चेस्ट ओनली, एसिड और फिर चेस्ट ओनली। तो
इसको अगर पूरे को हम एक साथ देते हैं तो ये हड्डियों के अंदर कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है। ध्यान से सुनना, ये अगर पूरा हमने एक साथ दिया तो इससे हड्डियों में कैल्शियम बढ़ेगा। इसको हम लोग आर्थराइटिस वगैरह में यूज करते हैं। आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, या ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपेनिया है, जहां भी हड्डी के अंदर कैल्शियम कम हो रहा है, हमें पता चल रहा है, तो वैसे जगह पे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी इसी फॉर्मूला को जो मैंने 6 पॉइंट बताया, पैरा, पैन, लीवर, चेस्ट ओनली, एसिड और फिर चेस्ट ओनली, ये 6 पॉइंट को हम देंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से देते हैं। क्या करते हैं, हमने पहले दिया 4 पैरा, उसके बाद 1.5 मिनट का हमने गैप किया, और उसके बाद दिया 8 पैन, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली, 2 एसिड, 4 चेस्ट ओनली। ये ए हेपरिन हो गया नीचे वाला। और पहले ए हेपरिन जो हमने पहले दिया था हड्डियों में कैल्शियम को बढ़ाने के लिए, उसमें से ही क्या किया, 4 पारा देने के बाद हमने गैप कर दिया और उसके बाद पूरा ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट तो सेम है, सिर्फ गैप का अंतर है, लेकिन इस गैप के अंतर से दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर हम सारा एक साथ देते हैं तो वो हड्डियों में कैल्शियम को जमा करने का काम करता है, और ठीक इसका उल्टा अगर हमने 4 पारा दे के 1.5 मिनट का गैप किया और उसके बाद ए हेपरिन दिया, तो ये हड्डियों से कैल्शियम को निकालने का काम करता है, मतलब ठीक ऑपोजिट काम करता है। तो अभी समझ लीजिए कोई एक बम्बू स्पाइन का पेशेंट है, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो उसमें क्या होता है, स्पाइन का जो वर्टेब्रे है उसके बीच में बहुत सारा कैल्शियम जमा हो जाता है और स्पाइन जो है बिल्कुल स्टिफ हो जाता है एक बम्बू की तरह। तो अभी क्या है, वहां से हमें कैल्शियम को बाहर निकालना है। तो कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए सपोज किसी को मैंने फॉर्मूला बताया कि पहले देना फर्स्ट में 4 पैरा और सेकंड में देना ए हेपरिन। दैट मीन्स पहला 4 पारा देने के बाद 1.5 मिनट गैप करके ए हेपरिन देना है। अभी सपोज उन्होंने गैप नहीं दिया, पूरा एक साथ ही दे दिया, तो एक साथ पूरा देंगे तो क्या होगा, हड्डियों में सॉरी, थोड़ा कफ हो गया है, तो हड्डियों में कैल्शियम और बढ़ेगा, जबकि हमें निकालना था। तो प्रॉब्लम क्या है, और खराब होते जाएगा। इसलिए गैप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके सर, बहुत ही धन्यवाद सर। मेरे को और भी सवाल है सर, दूसरों को भी चांस ले लें सर, अगर आखिरी में टाइम मिलेगा तो मैं अपना क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए सर, ठीक है जी, बताइए। मृणाल जी, आप एक बार अनम्यूट हो जाइए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बताइए। सर क्वेश्चन ये है कि सर जो हम टो फिंगर देते हैं वो हम 2 जगह पर देते हैं, मतलब एक उंगली में 2 जगह पर देते हैं। तो मैंने बाकी वीडियोस देखे हैं, तो उसमें सर टो फिंगर 4 जगह पर देते हैं सर। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि ये मतलब 4 जगह पर देना है, क्या ठीक है क्या सर? नहीं, अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं सर। हमारे वीडियो में ही 2 जगह पर है, जो बाकी की वीडियोस है उसमें सर 4 जगह पर है। बता रहा हूँ, देखो। इवन मेरे हस्बैंड जो है न्यूरोथेरेपिस्ट है, उन्होंने भी मतलब 4 जगह पर देते हैं वो भी। तो कौन सा ठीक रहेगा सर, मुझे ये बताइए। बता रहा हूँ, देखो। टो फिंगर देने के पहले थोड़ा सा स्केलेटन सिस्टम, हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों का सिस्टम है उसको समझना थोड़ा आवश्यक है। देखो, हमारे पैर, दोनों पैरों में 5-5 उंगलियां होती हैं। 5 उंगलियों में से सबसे पहला जो है टो, जो थंब है, अंगूठा, और सबसे लास्ट की जो छोटी उंगली है, उसको टच करके आप देखना तो उसमें 2 जॉइंट है, ओनली 2 जॉइंट्स। जी सर। लेकिन बीच की 3 हड्डियों में 3 जॉइंट है। 3 जॉइंट्स। बीच की 3 हड्डियों में 3 जॉइंट है, और पहला और लास्ट वाला उंगली में 2 जॉइंट है। तो अभी समझो, पहला और लास्ट वाला उंगली, ये 2 जो उंगली है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह पे टो फिंगर होगा।
मतलब जितने जॉइंट हैं, जॉइंट के ऊपर और नीचे, जी सर। सपोज अंगूठे में 2 जॉइंट है, एक तो है एकदम फर्स्ट में ही जो पैर के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके बाद अगर उंगली को देखेंगे तो उंगली 2 पार्ट है, उंगली में 2 पार्ट है। जी सर। तो इन दोनों पार्ट पे हमें टो फिंगर देना है, लेकिन बाकी की 3 उंगलियों में आप देखोगे बीच में उंगली का आपको 2-3 हिस्सा मिलेगा। जी सर, 3 हिस्से। 3 हिस्से हैं, तो यहाँ पे तीनों जगह पे देना पड़ेगा, पहली बात। अब दूसरी बात आते हैं, जब हम टो फिंगर देते हैं तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं उंगली के साइड तरफ में, दोनों साइड से पकड़ते हैं। जी सर, साइड। और उसको 6 या 20 या जितने बार देना है टो फिंगर देते हैं साइड से पकड़ के। जी सर। अभी ये साइड वाला मान लो सपोज हमें 20 टो फिंगर देना है तो दोनों साइड से हमने 20 दिया, उसके बाद ऊपर नीचे पकड़ के भी 20 देना है। एक ही पोजीशन पे साइड वाइज और अपर लोअर वाइज दोनों जगह देंगे, फिर सेकंड पोजीशन में जाएंगे। तो अगर पोजीशन की बात करें तो पहली और लास्ट उंगली में 2 पोजीशन बनेगा, बीच वाली तीनों उंगली में 3 पोजीशन बनेंगे, पोजीशन की बात करें तो। और अगर साइड की बात करें तो सभी उंगली में 2 साइड बनेगा, साइड और अपर लोअर। जी सर। ठीक है। ओके सर। पहले क्या होता था, देखो पहले गुरुजी जब डायग्नोसिस करते थे ना सॉरी, तो वो टो फिंगर के बगल में लिख देते थे। अगर टो फिंगर लिखा हुआ है तो सिर्फ एक ही जगह पे या एक ही पोजीशन में देना है। अगर उंगली के चारों तरफ से सभी पोजीशन में देना है तो वो लिख देते थे 20 टो फिंगर ऑल साइड। जब ऑल साइड लिखा हुआ रहेगा तो उंगली के हर तरफ से, मतलब आप समझो कि पूरे उंगली में जहां जहां आपको पोजीशन मिलता है, जहां जहां आपको जगह मिलता है, वहां वहां वो देना है। अगर ऑल साइड लिखा हुआ है तो, हालांकि आजकल तो कोई लिखता नहीं है, तो हम कंडीशन के हिसाब से देते हैं। देखो अगर कोई पेट की बीमारी के लिए हम टो फिंगर दे रहे हैं तो सभी पोजीशन में देना पड़ेगा, लेकिन कोई अदर प्रॉब्लम है, जैसे आर्थराइटिस में भी हम टो फिंगर यूज करते हैं, अस्थमा में भी टो फिंगर यूज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में भी यूज करते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन पेट की बीमारी है तो पेट के लिए जब टो फिंगर देंगे तो सभी जगह पे देंगे, ऑल साइड्स, जितने पोजीशन है और जितने साइड है सभी पे देना है। कॉन्स्टिपेशन के लिए दे रहे हैं तो क्यों, क्योंकि ये पेट की बीमारी है। बट अगर आर्थराइटिस में दे रहे हैं तो हमें सभी जगह पे देने की जरूरत नहीं। नॉर्मल एक पॉइंट पे दोनों साइड से, साइड और अपर लोअर एक ही पॉइंट में दे करके काम चल सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम टो फिंगर दे किस लिए रहे हैं। जी जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी उदय सिंह जी, अनम्यूट हो जाइए सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए सर। एक चीज ये टो फिंगर से ही था, जैसे अभी नॉर्मल एज ए नॉर्मल बोलते हैं कि किसी भी पिछले केमिकल को बैलेंस खत्म कर देता है, न्यूट्रल कर देता है जी। तो अगर टो फिंगर में पहले दे दिया तो क्या उसको न्यूट्रल कर देगा, या टो फिंगर आप बीच में भी दे सकते हैं इनके बाद में? एक मिनट रुकिए। हाँ, अभी क्या पूछा आपने? टू फिंगर? सर मैं पूछ रहा था टो फिंगर के लिए। हाँ, जैसे अभी क्या नाम था, नॉर्मल एज ए नॉर्मल, कि ये पिछले केमिकल को बैलेंस को बराबर कर देता है, न्यूट्रल कर देता है जी। अगर अपन ने कहीं पर अजय नॉर्मल अजय नॉर्मल देना पड़ जाए तो क्या टो फिंगर उससे पहले दे दें तो कोई दिक्कत है, या बाद में दे दें कोई भी दिक्कत है?
देखिए, नॉर्मल अजय नॉर्मल जो फॉर्मूला है, हाँ सर। यह पेट के मैक्सिमम ऑर्गन्स के केमिकल सिक्रेशन को बैलेंस करता है, मतलब जितना होना चाहिए उतने पे लेके आता है। ठीक सर। अभी सपोज आप टो फिंगर दे रहे हैं, तो टो फिंगर में तो बहुत सारी उंगलियां हैं। अभी हाँ सर। टो फिंगर में आपने पेन वाली उंगली में टो फिंगर दिया या गैस वाली में दिया, जिसमें भी आप टो फिंगर दे रहे हैं, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गन को बोल रहे हैं कि आप अच्छे से काम करो। आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, आप स्लो काम कर रहे हो और ज्यादा काम करो, आप यही कह रहे हो टो फिंगर में। अब उसके बाद आपने नॉर्मल अजय नॉर्मल दिया, तो जाहिर बात है आप टो फिंगर जो दे रहे थे वो इसीलिए दे रहे थे कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को बता रहे हैं कि भैया आप काम ठीक से नहीं कर रहे हो, जल्दी जल्दी काम करो। दैट मीन्स वो स्लो काम कर रहा है। और वो टो फिंगर देने के बाद हमने नॉर्मल अजय नॉर्मल दिया, तो नॉर्मल अजय नॉर्मल भी यही देखेगा कि वो कम काम कर रहा है कि ज्यादा काम कर रहा है। तो जाहिर बात है पहले ही आपने टो फिंगर दिया, तो इसका मतलब वो कम काम कर रहा है, तो उस काम को वो टो फिंगर भी बढ़ाएगा और नॉर्मल अजय नॉर्मल भी बढ़ाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि स्प्लीन पहले से ही ज्यादा काम कर रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, स्प्लीन ज्यादा काम कर रहा है। अब आपने टो फिंगर दिया सभी उंगली में, तो उसमें स्प्लीन वाली उंगली को भी दिया। तो सपोज गॉल ब्लैडर कम काम कर रहा था, तो टो फिंगर से उसने ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, लेकिन स्प्लीन पहले से ही ज्यादा काम कर रहा था, आपने टो फिंगर दिया और ज्यादा काम करने लगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसे जगह पे टो फिंगर के बाद फिर जब हम नॉर्मल अजय नॉर्मल देंगे, तो गॉल ब्लैडर का काम जो आपने बढ़ा दिया था टो फिंगर से, तो वो तो सही था, तो उसके ऊपर नॉर्मल अजय नॉर्मल कुछ नहीं काम करेगा। वो गॉल ब्लैडर को बोलेगा कि हाँ देख, अभी टो फिंगर ने बताया है ना कि ज्यादा काम करना है, तो अभी ज्यादा कर तू, परंतु वो स्प्लीन को रोक देगा। क्यों रोक देगा? क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी ज्यादा काम कर रहा था, आपने टो फिंगर देके उसको और बढ़ाया है, और बाद में जब नॉर्मल अजय नॉर्मल देंगे तो वो स्प्लीन को फिर से रोक करके बैलेंस पे ले आएगा। तो नॉर्मल अजय नॉर्मल जो है वो सभी चीजों के ऊपर नहीं काम करता है, वो देखता है कि कोई चीज अगर एबनॉर्मल है, कम काम कर रहा है या ज्यादा काम कर रहा है, तो उसके ऊपर नॉर्मल अजय नॉर्मल काम करता है। चलिए, अच्छा सर, मान लो इसको गलती से बीच में दिया गया फार्मूले के, पहले फार्मूला दे दिया बाद में इसे दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, जो ये 62 फिंगर है, ये एक ही जगह पे देना है या इसको 3 साइड में देना है? जगह तीनों साइड में 60? देखिए, जगह एक ही रहेगा, लेकिन साइड सभी साइड से होगा, मतलब ऊपर नीचे भी होगा, साइड साइड में भी होगा, लेकिन जगह एक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 62 फिंगर गॉल लीवर देना है तो गॉल वाले तीनों जॉइंट के बीच में या लीवर वाले तीनों जॉइंट के बीच में देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको साथ देना है। देखो एक चीज, जैसे आपने लेफ्ट पैर की मिडिल फिंगर को पकड़ा गॉल वाला, तो उसमें 3 जॉइंट है, 3 जॉइंट के बीच की जगह देखेंगे तो बीच वाली जगह पे जहां पे हम देते हैं टो फिंगर, तो अगर जो जड़ के पास है एकदम बिगिनिंग, तो वहां पे भी साइड साइड 60, ऊपर नीचे 60 ऐसा दे सकते हैं। बिल्कुल। या फिर इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है अभी कि मतलब 60 एक ही जगह पे देते देते बंदे के पैर में उंगली में दर्द हो जाता था। तो अब जैसे साइड से दे रहे तो एक ही जगह साइड नहीं देके एकदम बिगिनिंग फर्स्ट वाले पार्ट पे हमने 20 दिया, सेकंड वाले पार्ट पे 20 दिया और थर्ड वाले पार्ट पे 20 दिया, तो ये 60 हो गया साइड का। और फिर ऊपर नीचे भी ऐसे करेंगे, बिगिनिंग वाले पे 20 देंगे, मिडिल वाले पे 20 देंगे और नीचे वाले पे 20 देंगे, तीनों पॉइंट पे। तो तीनों पॉइंट पे हमने 20-20 दे दिया तो 60 हो गया। तो ये डिपेंड करता है, अगर किसी की उंगली छोटी है, आप 3 जगह नहीं बना पा रहे तो क्या करोगे, एक ही जगह पे देना पड़ेगा। या किसी को एक ही जगह दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो उसको 3 जगह पे दे सकते हैं। और
इसी में एक चीज और आ गई सर, मान लो किसी की उंगली के इतनी मतलब गैप नहीं है, वहाँ उंगली नहीं जाती फर्स्ट पॉइंट पे, तो क्या सेकंड से शुरू कर सकते हैं? हाँ 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 हाँ, कर सकते हैं। ठीक सर, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज होगा, बेनिफिट थोड़ा कम मिलेगा। हाँ सर, अच्छा बेनिफिट कम मिलेगा। हाँ, क्योंकि टो फिंगर के एक्चुअली आप जितना अंदर की तरफ पैर में उंगली में जितना जड़ के पास चिपका के दोगे उतना बढ़िया है। हाँ। हर उंगली के लिए। अच्छा सर, एक जैसे कॉन्स्टिपेशन है और ऑटो इम्यून भी है। अभी कॉन्स्टिपेशन को आप करेंगे तो फार्मूला ये अपना क्या नाम था, उसको लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट देंगे तो उसमें स्प्लीन तो आता ही है। स्प्लीन नहीं देंगे, स्प्लीन को ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, ब्लॉक कर देंगे। कॉन्स्टिपेशन भी नहीं देंगे फिर? नहीं, कॉन्स्टिपेशन देंगे, बाकी सब देंगे। अच्छा सर, सब हाँ, स्प्लीन को ब्लॉक कर देंगे। जी ठीक सर, ठीक सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। चलिए झुमुर जी अनम्यूट हो जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। सर अभी मैं फॉर्मूला वाला बुक देख रही थी सर, तो उसमें एक फॉर्मूला मिला था मेरे को, फुल लिवर ट्रीटमेंट फॉर्मूला। सर उसमें 1 पॉइंट लिवर इंटू 3, फिर 1 लिवर 3 वाला इंटू 3। वो गलत प्रिंट हो गया है। फिर सर 3 लिवर इंटू 3। सर इसको ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे पेशेंट को देना है, और फिर सही गलत है तो सर इसका सही क्या होगा? हाँ, बता रहा हूँ। वो एक्चुअली गलत प्रिंट नहीं हुआ है, वो न्यूरोथेरेपी और BWSSC उसमें मिक्स हो गया है। अच्छा बोलो, न्यूरोथेरेपी और BWSSC में फर्क क्या है? तो फर्क ये है, न्यूरोथेरेपी में लिवर, सर बोलिए। न्यूरोथेरेपी सही बता रहे हो आप। न्यूरोथेरेपी में लिवर 1 = 1 होता है, एक बार दिए तो एक हो गया। जी सर। और BWSSC में 3 बार जब देते 3 = 1 होता है, 3 बार देते तो 1 होता है। तो इसके कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। आप लोग सभी न्यूरोथेरेपी के लैंग्वेज में लिख लो, BWSS में जाने की जरूरत नहीं है। न्यूरोथेरेपी के लैंग्वेज में फुल लिवर ट्रीटमेंट अगर कहेंगे तो आप लोग पेन पेपर अगर है तो नोट कर लो, और अगर मैं देखता हूँ ये क्लास की रिकॉर्डिंग अगर सही से हो जाएगी तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। पहला ट्रीटमेंट है 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6। इसमें 3 का कोई गेम ही नहीं है, मल्टीप्लाइड 6, 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6, पहला ये है। हो गया? यस सर। सेकंड लिखिए 1 लीवर 3 वाला। 1 लीवर 3 वाला। ठीक है? सर 1 लीवर 3 वाला मल्टीप्लाइड 3। और लास्ट है 3 लीवर 3 वाला। 3 लीवर 3 वाला। मल्टीप्लाइड 3। इसको देखो, मैं चैट बॉक्स पे भी लिख दे रहा हूं। 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6, फिर है 1 लीवर 3 वाला मल्टीप्लाइड 3, और फिर है
चैट बॉक्स में आप लोग देखिए एक बार, चैट बॉक्स में मैंने लिख के सेंड किया है, मिला? ओके सर, 1 पॉइंट लीवर 6 वाला। 1 पॉइंट लीवर 6 वाला मतलब पहले ऊपर वाले पॉइंट में, हाथों और पैरों के ऊपर वाले पॉइंट में हमने एक बार 6 सेकंड के लिए लीवर दिया, फिर छोड़ दिया। 30 सेकंड के बाद बीच वाले में देंगे, छोड़ देंगे। फिर 30 सेकंड के बाद नीचे वाले में देंगे, छोड़ देंगे। फिर 30 सेकंड के बाद वापस ऊपर वाला में देंगे, फिर बीच वाला में देंगे, फिर नीचे वाला में देंगे। तो ये 6 बार हो गया 1 पॉइंट लीवर 6 बार। सेकंड में जो है 1 लीवर तो मतलब एक बार दबा दिए तो हो गया 6 सेकंड के लिए 1 लीवर। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लीवर 3 वाला, मतलब 3 जगह दबाएंगे तब 1 काउंट करेंगे। तो अपर 6 सेकंड, मिडिल 6 सेकंड, लोअर 6 सेकंड, ऐसा तीनों जगह दबा दिए तो ये 1 बार हो गया। ऐसा गैप दे करके 3 बार करना है, मल्टीप्लाइड 3 है सेकंड वाला, देखिए। तो ऐसा 3 बार करना है। और फिर थर्ड वाले में आ जाइए, लास्ट, उसमें लिखा है 3 लीवर 3 वाला। 3 लीवर 3 वाला मतलब 3 वाला ही देना, 3 पॉइंट में देना, 1 2 3, अपर मिडल लोअर, ऐसा तीनों जगह 6 सेकंड प्रेस किए तो 1 लीवर हो गया। फिर इसको दोबारा करेंगे बिना गैप दिए तो ये 2 बार हो गया। फिर इसको तीसरी बार करेंगे तीनों जगह पे तो ये 3 लीवर 3 वाला हो गया। ऐसा गैप करके भी 3 बार करना है। ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, मैं कोशिश करूंगा इसका वीडियो बना करके आप सभी के साथ शेयर कर लूं कि फुल लीवर ट्रीटमेंट कैसे दिया जा सकता है एक्चुअली प्रैक्टिकली। बट अभी थोड़ा सा दिक्कत है, मेरा व्हाट्सएप बंद है। तो अभी आप लोग मीटिंग में देख रहे होंगे पार्टिसिपेंट्स में, जहाँ मेरी आईडी है, मेरी आईडी के बगल में आप लोगों को एक नया मोबाइल नंबर दिख रहा होगा 8437174929। अभी इस पे मेरा व्हाट्सएप चल रहा है, तो इस पे हम लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ इसका एक वीडियो बना करके आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? सर ये वाला ट्रीटमेंट किस बीमारी में दी जाती है सर? ये लीवर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, लीवर मतलब लीवर सिरोसिस हो गया, जॉन्डिस हो गया, नियोनेटल जॉन्डिस हो गया, कुछ भी लीवर का प्रॉब्लम है उसमें दे सकते हैं। या लीवर से जुड़ा हुआ जितना भी साइड इफेक्ट, मेडिसिन रिएक्शन, इन सब में यूज़ कर सकते हैं। फैटी लीवर में यूज़ कर सकते हैं, किसी मेडिसिन का रिएक्शन हो गया तो यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, ओके, चलिए। तो अभी लगभग सभी के क्वेरी के बारे में बात हो गई है। थोड़ा सा अभी अपने पास टाइम और बचा है, 6-7 मिनट। ओम सर मैं पूछना चाह रही थी। जी बताइए। सर मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरी संडे भी क्लासेस होती है, तो मैं कभी ये मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाई, बट आज मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मेरा ऑफ है आज। तो अच्छा। तो मुझे बस आपसे ये पूछना था कि अगर जिसको मल्टीपल डिसीजेज हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन भी है, फेब्रॉइड्स हैं, क्रिस्टल इन किडनी, सर्वाइकल, बैकबोन प्रॉब्लम, कैल्शियम डिफिशियंसी, शाटिका, तो इसमें कौन सा पहले करे कौन सा बाद में करे, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, देखिए, न्यूरोथेरेपी का एक सिंपल सा लॉजिक है। हम लोग सबसे पहले तो रूट कॉज खोजते हैं। न्यूरोथेरेपी यह मानती है कि जनरली जो साधारण इंसान है, साधारण इंसान के शरीर में एक टाइम में एक ही बीमारी हो सकती है। चाहे आपको दिख रही है 50, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी दिख रहा है और कॉन्स्टिपेशन भी दिख रहा है, साथ में अस्थमा भी है, साथ में डायबिटीज भी है, साथ में आर्थराइटिस भी है। आपको ये 5-6 बीमारियां दिख रही हैं, लेकिन ये 5-6 बीमारियां न्यूरोथेरेपी के अनुसार एक ही रूट कॉज है और वो है एसिडोसिस। अगर न्यूरोथेरेपी का बुक आप रीड करोगे तो उसमें जैसे 200 के लगभग बीमारियां लिखी हुई हैं, लेकिन 200 चैप्टर नहीं है हर एक बीमारी के लिए, उसमें सिर्फ 8 या 9 चैप्टर है। सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, मतलब पाचन तंत्र से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती हैं वो है। फिर है एसिडोसिस, एसिड बढ़ने के कारण जो बीमार। तो अभी जितने भी सिम्टम्स आपने बताए ना, ये सारा कुछ मिला के एक एसिडोसिस में आता है। मतलब सिंपल सा बात है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है तो वो भी एसिड बढ़ने के कारण हो रहा है,
क्योंकि न्यूरोथेरेपी के बुक में ये लिखा है गुरुजी ने। ठीक है, लेकिन फेब्रॉइड्स तो अलग होगा ना सर? हाँ, फेब्रॉइड का ट्रीटमेंट तो अलग बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, फेब्रॉइड अलग है। तो वो मैंने क्या और बताया, क्रिस्टल इन किडनी इसका भी अलग होगा। क्रिस्टल इन किडनी, क्रिस्टल इन किडनी थोड़ा बहुत एसिडोसिस एल्कलोसिस में आता है। अभी ये देखना पड़ता है कि कौन से किडनी में, अगर लेफ्ट किडनी में स्टोन है हाँ जी, तो वो एसिड की वजह से है, राइट में तो एल्कलाइन, ऐसा। हाँ, उसका अलग अलग मतलब बनता है। अगर दोनों ही किडनी में है, दोनों ही किडनी में है तब वो एक अलग मैटर है। या फिर पहले उनको लेफ्ट साइड हुआ था, सर्जरी करा लिया, फिर अब राइट साइड हुआ है, तो वो भी सर्जरी तो कोई नहीं हुई। हाँ, तो ये भी एक अलग मैटर तो है। मैं पूछ लूंगी। ठीक है, तो मतलब उनको एसिडोसिस का दे दूं ट्रीटमेंट, और फिर फेब्रॉइड्स का साथ में ही 90 सेकंड के बाद दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? मैम आपका नाम क्या है? ज्योति? हाँ जी, ज्योति नाम है मेरा। हाँ जी ज्योति जी, मैंने फर्स्ट में ही बताया कि न्यूरोथेरेपी कहती है कि एक साधारण इंसान के शरीर में एक समय में एक ही टाइप की बीमारी आ सकती है। लेकिन गुरुजी ने ये भी कहा है कि जो लोग महान होते हैं उनको बीमारियां भी महान होती हैं। अब महान लोग कौन होते हैं न्यूरोथेरेपी के हिसाब से? महान वह इंसान है जो किसी न किसी बीमारी की दवाई लंबे समय से खा रहा है, वो महान इंसान है। दूसरा, किसी यदि व्यक्ति की जीवन शैली बहुत अधिक बिगड़ी हुई है तो वो महान इंसान है। तो और यदि किसी इंसान के अंदर हार्मोनल गड़बड़ियां हैं तो वो भी महान इंसान है। तो ऐसे महान लोगों के शरीर में एक टाइम में 2 या 3 तरह की बीमारियां आ सकती है। तो हमें वो तीनों रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा कि तीनों का रूट कॉज क्या है। तो जैसे आपने फाइब्रॉइड बताया, फाइब्रॉइड का रूट कॉज है सोमेटोस्टेटिन नहीं बनना। ओके। बाकी प्रॉब्लम के लिए एक रूट कॉज तो मैंने बताया एसिडोसिस, दूसरा रूट कॉज हो गया सोमेटोस्टेटिन का ना बनना या कम बनना। अब किडनी स्टोन्स की बात करें तो इसके नीचे बहुत सारे रूट कॉज आते हैं, जिसमें एक सिंपल सा हम लोग मान के चलते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट शरीर में बहुत ज्यादा बनना। किडनी स्टोन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बना होता है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का ज्यादा बनना, तो ज्यादा बनने का मतलब क्या है कि बंदा खाने का इसका स्टाइल बहुत गड़बड़ है। ये बहुत जल्दी जल्दी बिना चबाए हुए खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ बहुत सारा पानी पीते हैं, और फिर खाना खा लेने के बाद बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं। मतलब 4-5 घंटे पानी नहीं पिए, जब खाना खाएंगे तभी पानी पिएंगे, ऐसे पानी नहीं पिएंगे। जब प्यास लगेगी तो चलो 1-2 घूंट पी लिया। तो ये सारी चीजें हैं किडनी स्टोन के विषय में। तो अभी हमें ट्रीटमेंट दे दो। मतलब हमने इस पे वर्क करना है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, और इस पे वर्क करना है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोमेटोस्टेटिन और एसिडोसिस, ये 3 चीज के ऊपर हमें काम करना है। ये तीनों पे वर्क करना है। ठीक है सर, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट को भी बॉडी से निकालने के लिए हमें एसिड ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और एसिडोसिस के लिए भी हमें एसिड ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो सिंपल तो ये दोनों पे वर्क करेगा। हाँ, तो एक चीज समझ में आ गया कि हमारा जो एसिड फॉर्मूला है ये फाइब्रॉइड को छोड़ करके बाकी सारी चीजों पे वर्क कर सकता है। हम लोग देखो डायग्नोसिस करते समय फॉर्मूला कैसे सेट करते हैं, ये चीजें मैं बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो अब यहाँ पे अपने को ये पता चला कि एसिड ट्रीटमेंट से फाइब्रॉइड को छोड़ करके ये बाकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, क्योर हो सकती है। तो हमें समझ में आया कि एसिड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब एसिड ट्रीटमेंट भी कुछ ऐसा देना है जिसमें WD जरूर आ जाए, नहीं तो फिर हमें अलग से न्यू जीन्स देना पड़ेगा। ये WD क्यों देना है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। गर्दन या गर्दन से कंधे से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें WD पॉइंट देना पड़ेगा। WD देना है,
तो अब एसिड सर फॉर्मूला, वो अनिल शर्मा ट्रीटमेंट में तो आता है WD, हाँ तो वही अनिल शर्मा एसिड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट सिर्फ नहीं दे करके वहां पे हम एसिड ट्रीटमेंट की जगह अनिल शर्मा ट्रीटमेंट का यूज करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये तो मैं सोच रही थी कि यही वाला इंक्लूड करते हैं इसमें। ठीक है, तो एसिड ट्रीटमेंट से हमने स्विच किया अनिल शर्मा पे। अनिल शर्मा पे जब हमने स्विच किया तो सारे प्रॉब्लम तो कवर हो गए, लेकिन फाइब्रॉइड नहीं कवर हुआ। फाइब्रॉइड नहीं कवर हुआ तो हम क्या करेंगे, फाइब्रॉइड क्यों बनता है भैया, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर सोमेटोस्टेटिन कम बन रहा है। तो सोमेटोस्टेटिन कैसे बनता है, 2 पैन देने से। डेल्टा सेल्स को एक्टिवेट करते हैं पैनक्रियाज के, तो हमें 2 पैन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अनिल शर्मा फॉर्मूला में देखेंगे कि पैन कहाँ पे आता है और कितनी बार आता है। तो सबसे पहला पैन सबसे फर्स्ट में ही है, सबसे पहला ही 8 पैन है। कुछ लोग 8 पैन यूज करते हैं, कुछ 5 पैन यूज करते हैं। तो यहाँ हमें एक करेक्शन करना पड़ेगा कि वो 8 पैन को हटा के वहां पे 2 पैन ऐड कर देना पड़ेगा। अभी ध्यान से सोचो, एक ही फॉर्मूला सारे डिजीज में काम करेगा। ओके, अगर हम इसमें 2 कर देंगे तो ये एसिड वाले में भी काम करेगा और फाइब्रॉइड्स वाले में भी काम करेगा। बिल्कुल। ओके लेकिन तो बस यही हम लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम इसको कैसे वो चेंज करें। ये मतलब हम अपने आप से तो चेंज नहीं कर सकते। ये चीजें जैसे जैसे आप न्यूरोथेरेपी में वर्क करोगे, समय के साथ साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ये चीजें पता चल जाती है। अभी देखो, इसमें एक और छोटा सा ट्विस्ट है कि जब भी हम कहीं 2 पैन यूज करते हैं तो 2 पैन मल्टीप्लाइड 6 यूज करते हैं। अच्छा, इसको 6 बार ही करना है। हाँ, तो 6 बार 90 सेकंड के गैप में। अरे माताजी सुनो पहले, तो अब 6 बार कैसे देंगे वहां पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो 6 बार 2 पैन को रिपीट करने में पूरा का पूरा अनिल शर्मा 6 बार रिपीट हो जाएगा। तो वैसा नहीं करके फर्स्ट ट्रीटमेंट हम देंगे 2 पैन मल्टीप्लाइड 5। ठीक है सर। और फिर सेकंड ट्रीटमेंट देंगे 2 पैन के साथ अनिल शर्मा। तो देखो 2 पैन भी 6 बार हो गया और अनिल शर्मा भी हो गया। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।